दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक, तो दोस्तों याद रखना, ऐसा वक्तव्य कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और दोस्तों ये जो सलाह है ये राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा। कब? जब ये जो मंत्रिपरिषद है ये विश्वास में होगी। अगर ये मंत्रिपरिषद ने विश्वास मत खो दिया है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत आ चुकी है, अविश्वास प्रस्ताव इस पर पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तब तक ही बाध्य है जब तक ये मंत्रिपरिषद विश्वास में है। कब तक? तब तक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा या किसी भी मंत्री की नियुक्ति कर देगा। ठीक, प्रधानमंत्री उसे ही बनाएगा जिसे बहुमत प्राप्त होगा। बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब रही बात मंत्रियों की, बाकी मंत्रियों की, तो दोस्तों उन मंत्रियों को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त करेगा। मतलब कि जिसे प्रधानमंत्री कहेंगे उसे ही वह मंत्री बनाएगा, ना कि अपने मन से किसी को भी बना देगा। तो इस लाइन का अर्थ इतना ही था जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। बी है दोस्तों, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे, ठीक, राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद को, मतलब कि मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है, ठीक, या लोकसभा को विघटित कर सकता है। लेकिन जब चाहे का मतलब कब? जब चाहे का मतलब कब? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। ठीक, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बहुमत भी है और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद को विघटित कर दे, या जब प्रधानमंत्री कहेंगे, जब नए लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका होगा तब प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे मंत्रिपरिषद को विघटन करने के लिए, तब दोस्तों ये जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद का विघटन करेंगे। तो याद रखना, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो इसका विघटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, लेकिन उसकी कुछ शर्त हैं जो कि हमने बता दिया है। सी है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसा भी दोस्तों ये एकदम करेक्ट है, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री, मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, या प्रधानमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा देते हैं, तो दोस्तों ये जितने भी हैं, जितने भी मंत्रिपरिषद होती है वो पूरी की पूरी इस्तीफा दे देती है, या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भंग हो जाती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद संपूर्ण रूप से या सामूहिक रूप से, समूह मतलब कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो दोस्तों याद रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 दोनों के ही तहत मंत्री जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी। तो ये ए तथा बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, सी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, या डी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना करते हैं। तो दोस्तों जो पहला है वो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये एकदम करेक्ट है। क्या है दोस्तों? ये एकदम करेक्ट है। ठीक,
मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं दोस्तों, ये भी करेक्ट है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों, ये गलत है। तो दोस्तों यही असत्य है, ठीक। और डी है मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। मतलब कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ई। क्या लिखना पड़ेगा? सी व डी दोनों, ठीक, याद रखना। सी व डी दोनों ही कथन जो हैं दोस्तों वो असत्य हैं। क्या है? असत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद अधिकतम कितने समय तक रहा जा सकता है मंत्री पद पर? तो दोस्तों मान लीजिए किसी को मंत्री बनना है, ठीक, किसी को मंत्री बनना है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता। हाँ दोस्तों बिल्कुल बन सकता है। कब तक बन सकता है? तो दोस्तों याद रखना 6 मंथ तक, 6 मंथ तक वो बिना किसी सदन का सदस्य बने भी मंत्री पद को धारण कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, 6 महीने के बीच, 6 महीने के भीतर उसे दोनों सदन में से किसी एक का, अभी सिर्फ दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात चल रही है, आप याद रखना, दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना ही पड़ेगा। यही दोस्तों सेम राज्य में होता है, विधानसभा या विधान परिषद, जहाँ पर हो विधान परिषद तो वहाँ पर दोस्तों दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ता है राज्य में जो मंत्री बनते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, तो जो ममता बनर्जी जी थी वो दोनों सीटें अपने हार चुकी थी, 2 सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों में हार गई थी, लेकिन वो फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो मंत्री ही ना, खाली वो मंत्रियों में मुख्य हैं, मुख्यमंत्री इसलिए नाम है उनका। तो दोस्तों वो अपनी दोनों सीटें हार गई थी लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में 6 महीने के अंदर ही किसी न किसी सदन के सदस्य बन चुकी थी, ठीक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 महीना, ठीक। ये मतलब कि 6 महीने के अंदर बनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, जिस सदन का सदस्य है केवल उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। जी दोस्तों ये एकदम गलत है। निम्न सदन तथा उच्च सदन दोनों में भाग ले सकते हैं तथा बोल सकते हैं, ये करेक्ट है दोस्तों। केवल उस सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। दोस्तों याद रखना, बोल और भाग वो दोनों सदन में से किसी में भी सकते हैं, मतलब कि बोल भी सकते हैं किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, और दोस्तों भाग भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मत सिर्फ नहीं दे सकते। मत सिर्फ उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य होंगे। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो उसी में मतदान कर सकते हैं, मतलब कि मत दे सकते हैं किसी भी विधेयक पर, और अगर लोकसभा के हैं तो उसमें मत दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, वो मतलब कि सही हो जाएगा, मतलब कि ये असत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, मंत्रियों को उसके पद तथा गोपनीयता के शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? मंत्रियों को उसकी पद तथा गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों को उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात चल रही है। अगर राज्य मंत्रिपरिषद की बात आ जाएगी तो वहाँ पर मंत्रियों को शपथ, उसकी गोपनीयता और पद की कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की टोटल 3 श्रेणियाँ होती हैं। कौन सी दोस्तों? एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरे दोस्तों राज्य मंत्री, और तीसरे जो हैं वो उप मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? उप मंत्री होते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन मंत्री शामिल होते हैं? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, या डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ये तीनों ही, जो कि अभी हमने बात की है ऑलरेडी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों ही शामिल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कैबिनेट मंत्री नामी है तो सदस्य तो होंगे ही। बी है महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि गृह, वित्त, विदेश, रक्षा के मंत्री, मतलब जी ये मंत्रालय होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं? कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री इनके सदस्य होते हैं, ठीक, इन मंत्रालय में मंत्री होते हैं। सी है कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये जो तीनों कथन हैं वो सत्य हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कैबिनेट मंत्री की देखरेख तथा सलाह पर कार्य करते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये करेक्ट है। जो राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री की देखरेख तथा सलाह पर कार्य करते हैं, या कह सकते हैं उनके विभागों की जिम्मेदारी जो होती है वो कैबिनेट मंत्री जो हैं, जो उनके अंतर्गत विभाग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्री को दे देते हैं। बी है, सामान्यतः कैबिनेट में बैठक में भाग नहीं लेते। दोस्तों सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैबिनेट में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर इन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वहाँ पर आने के लिए, भाग लेने के लिए, तब वो भाग लेते हैं। ठीक, ऐसे ये भाग नहीं लेते। सी है, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों तीनों ही कथन एकदम करेक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? अच्छा दोस्तों, इसके पीछे की कहानी पहले समझ लीजिए, आखिर ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है। दोस्तों होता ऐसा था, मान लीजिए कि ये चाहे कहीं भी, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, मान लीजिए कि चुनाव हुए, ठीक, और दो जो पार्टी हैं वो आई बहुमत के आसपास, एक को बहुमत मिला और एक बहुमत के आसपास रह गई, या मतलब कि मान लीजिए कि 10 या 15 सीट कम रह गई, ठीक, उस पार्टी के पास। अब होता क्या था दोस्तों, वो पार्टी क्या करती थी, जो दूसरे दल की पार्टी होती थी, ठीक, जो दूसरे दल की पार्टी होती थी उससे क्या करता था, मतलब कि उसमें क्या किया जाता था दोस्तों, देखिए इसी आधार पर दोस्तों दल बदल लाया जा चुका था, ठीक, लाया जा चुका। वो दोस्तों मंत्रियों को मतलब कि लालच देके कि हम आपको मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर मान लीजिए कि कोई भी मंत्री अगर निराश हो रहा है, किसी को मंत्री पद नहीं मिला, तो नए नए मंत्रालय बनाकर मंत्री जो पद है वो दे दिए जाते थे। तो मतलब कि किसी भी मतलब कि बेमतलब का जो मंत्री है बना दिए जाते थे, जिनका कोई मतलब कोई औचित्य ही नहीं बनता था, ठीक। इसीलिए दोस्तों ये संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब ये इसका आंसर अब देख लीजिए क्या होगा। ये होगा दोस्तों 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक, याद रखना। ये दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या लघु संविधान। बी है दोस्तों 44वां, इसके तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक, 300A के तहत, ठीक, किसमें 300A में रख दिया गया था अनुच्छेद, ठीक। तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। किसके तहत? आर्टिकल 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक। डी है दोस्तों, जो कि हमने बात की, 15% से अधिक सीट नहीं होनी चाहिए लोकसभा की कुल संख्या के मंत्रियों की। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, तो वो 2 मिनट क्या करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नए हो, और जिसे भी ज़रूरत हो उसे शेयर कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड लगेगा, लेकिन दोस्तों इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम आपकी स्टडी को आसान बनाने में और भी अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 78 या डी अनुच्छेद 88। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 78, ठीक, 78 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 88 के तहत सदन में मंत्रियों के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? दोस्तों देखिए, पहला तो ये याद रखिए कि अनुच्छेद 88 किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है मंत्रियों के अधिकार से। तो डायरेक्ट ये छोटा सा ही पूछ सकता है स्टेटमेंट कि मंत्रियों का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। ये अनुच्छेद 88 से, ठीक, केंद्रीय मंत्री की बात चल रही है। अब देखिए अधिकार कौन कौन से हैं? सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, ये भी है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, संसदीय समिति जिसका वह सदस्य होगी बैठक में भाग लेने का अधिकार। दोस्तों एकदम करेक्ट है, उपयुक्त तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है, किचन कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण
मंत्रालय होता है, जो कैबिनेट मंत्रालय, ये जो किचन कैबिनेट होता है बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इसमें बहुत मेन जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब भाग लेते हैं। ठीक, बड़े बड़े मंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बना होता है। ठीक, इसलिए इसे दोस्तों आंतरिक कैबिनेट भी कह दिया जाता है। ठीक, और इसे किचन कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों इसमें जो है प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग होते हैं वो भी भाग लेते हैं। ठीक, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। तीनों के तीनों दोस्तों एकदम करेक्ट है। ठीक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। दोस्तों देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है ना, दोनों होते एक ही है। ठीक, मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल भी, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है इसमें मेन मंत्री आ जाते हैं। ठीक, यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। इसका परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही जो कथन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है, किचन कैबिनेट को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, इसे आंतरिक कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभी हमने बात की। किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो दोस्तों मंत्री वही होगा जो दोस्तों किसी न किसी का सदस्य होगा, हालांकि 6 महीने के बीच भी बन सकता है। तो राष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सदस्य नहीं होते एकदम दोनों सदन में से किसी का। वो बात अलग है कि संसद का अंग होता है। संसद के अंग कौन है ये भी याद रखना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। पूछ देगा क्वेश्चन कि संसद के कितने अंग, तो 3 अंग। कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब आप लोग ये कहेंगे सदस्य वो किसी के भी नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा के, फिर राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग कैसे हैं? तो दोस्तों याद रखना, विधेयक कोई भी ले आए, ठीक, मंत्री ला रहे हैं, ठीक है, गैर सरकारी सरकारी दोनों ही विधेयक ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंत में विधेयक को कानून कौन मतलब किसकी वजह से बनता है? जब उसमें राष्ट्रपति साइन करते हैं, जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करते हैं, तभी तो वो मिलता है। इसलिए दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो संसद का बहुत अहम अंग है। तो संसद का एक हिसाब से वो अंगी है, लोकसभा राज्यसभा की तरह, तो वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये तो समझ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति है वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री जो हैं वो शामिल हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। ठीक, मंत्री की बात चल रही है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद पर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1963 ईस्वी को स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक, लाया गया था। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और आज की क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जितने भी वीडियो आए नए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों कुछ ना करना, अगर मान लीजिए कि जितना भी समय आपके पास खाली हो, जब समय खाली हो तो इसको क्या करना, 1.5x या 2x की स्पीड में लगाकर अच्छे से देख लेना। होगा क्या दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से आपके सामने लाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी दोस्तों आजकल के जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे हम बना रहे हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, जितने भी वीडियो हैं पॉलिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब जल्दी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के भी वीडियो आएंगे। ठीक, तो कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताना कि क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो वीडियो हैं वो जल्द से जल्द लाया जाए 2 या 3 दिन के अंदर। अगर आप लोग जल्दी मांग करते हैं तो हम 2 या 3 के अंदर ही उसको डाल देंगे। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे, आप लोग आना मत भूलना। 5 बजे वीडियो पड़ जाएगा, जो कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग फुल मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।